हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने से पहले हमें उससे पहले के जो नंबर होते हैं उनको समझना जरूरी है। तो देखो, उससे पहले क्या समझना जरूरी है इसमें कि रियल नंबर से पहले कौन कौन से नंबर यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं उनको समझना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्याएं आती हैं सबसे पहले। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक शब्द से ही पता चल रहा है जो हमको प्रकृति से प्राप्त हो रखी है, यानी कि जिनका यूज हम प्राकृतिक तौर पे कर सकते हैं, यानी कि जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने के काम आएंगी। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जिनका यूज हम किसके लिए करेंगे? काउंटिंग करने के लिए करेंगे। जैसे हमने कहा कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं उनकी काउंटिंग करो करके, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं उसको? 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं? 2 3 4 5 ऐसे कह रहे हैं। अब देखो, ना तो हमने किसी को 0 बोला क्लास में, 0 1 2 3 ऐसे नहीं कहा, और ना ही 1.1 1.2 1.3 ऐसे किसी को कहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होंगे? वो जो नंबर होंगे पूरे पूरे नंबर होंगे, और स्टार्ट कहां से होंगे? ये 1 से। अब कई लोग क्या कहते थे कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा में जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक चलती है, तो देखो 1 से लेकर अनंत तक तो चल रही है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन ये कहें कि 1 से लेकर अनंत तक चल रही है, तो 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक हो गया? जैसे 1.1 1.2 1.3 ये सब नंबर आते हैं। तो हमें एक्चुअल डेफिनेशन वो नहीं कह सकते। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि जिन संख्याओं का उपयोग हम किसके लिए करेंगे? गिनने के लिए करेंगे। क्योंकि गिनने के लिए हम 1.1 1.2 1.3 ऐसे कुछ नहीं कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर को हमने कुछ लाइनें बना दी, हमने कहा कि इन लाइनों को गिनो करके, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहेंगे, ना कि 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे नहीं कहेंगे उसको काउंट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया? यानी कि ये एक लाइन है, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे लाइन है, तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। फिर है दूसरा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है। अगर हम नेचुरल नंबर में क्या मिला दें? 0 को भी मिला दें, तो जो हमारे पास नंबर मिलते हैं उनको बोलते हैं हम होल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक का जा रहे हैं, अनंत तक। ठीक है, तो ये संख्याएं पूरी पूरी संख्या होंगी, इसमें 0 नहीं आएगा। लेकिन होल नंबर मतलब क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या। मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, होल मतलब होता है पूरा, यानी कि जो भी नंबर होगा वो पूरा नंबर होगा, वो डेसिमल में यानी दशमलव में वो नंबर नहीं होगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या है कि इन प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें हमें क्या मिला देना है? एक 0 को भी मिला देना है, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर आता है पूर्णांक। तो देखो, पूर्णांक भी शब्द क्या है? पूर्ण अंक। अंक जो होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए, दशमलव में वो भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम 2.0 ना लिखें, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को 2 को 2.0 3.0 वो चीज तो लिख सकते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, 2 भी कह सकते हैं उसमें। तो 2.1 2.2 2.3 ये सब पूर्ण संख्या या पूर्णांक या फिर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर। ये इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको डब्ल्यू से और इसको एन से। ठीक है, तो जेड क्या होता है? पूर्ण संख्याओं में अगर हम क्या मिला दें? ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें। जो हमारे पास होल नंबर हैं उनमें अगर हम क्या मिला दें? हम निगेटिव नंबर्स को भी अगर इन्वॉल्व कर देते तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर आएंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पूर्ण संख्याएं, 0 से ये प्लस इनफाइनाइट के। ठीक है, अब इसी में हमने माइनस वाले नंबर मिला दिए, तो ये क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस इनफाइनाइट तक का होगा, माइनस वाले डिजिट, और प्लस वाले प्लस इनफाइनाइट तक का, यानी कि अनंत तक। मतलब वो कभी खत्म होंगे ही नहीं, वो एक के बाद एक आते रहेंगे। ठीक है, फिर है पूर्णांक। 2 टाइप के होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक, इसको हमने जेड प्लस से डिनोट कर दिया। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए? +1 +2। अब इसमें हमने प्लस नहीं भी लगाया तो तब भी वो प्लस ही माना जाता है। ठीक है, प्लस होता ही है उसमें, तो उसमें लगा भी सकते हैं, नहीं भी। तो +3 +4, तो ये हो गए प्लस इनफाइनाइट तक का कौन सा नंबर? धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होंगे? जो माइनस से माइनस के हो जाएंगे, -1 -2 -3
-4 माइनस इनफाइनाइट तक का। अब देखो अगर ये धनात्मक आया और ये ऋणात्मक आया तो इसका मतलब जीरो कहाँ गया फिर, वो तो पूर्णांक में आ ही नहीं रहा है। तो जीरो को हम बोलते हैं क्या, उदासीन पूर्णांक। ठीक है, उदासीन मतलब ना तो वो प्लस होता है ना ही माइनस में होता है। तो इस हिसाब से तो वैसे पूर्णांक 3 प्रकार के भी हो गए, मेनली जो होता है वो 2 ही प्रकार के माने जाते हैं इसमें। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में आता है, तो वो उदासीन पूर्णांक हो गया। तो ये चीज हो गया पूर्णांकों से रिलेटेड। अब देखो इसमें प्लस में हम जितना आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक का हो गया। ठीक है, अब माइनस में क्या हो रहा है, देखो माइनस में एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन माइनस में हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उतनी कम हो जाती है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि कोई आदमी एक माइनस मतलब क्या हो गया, 1 रुपया उधार में है ना, कोई दो उधार में है, 2 रुपए का उधारी है उस पर, इसमें 3 रुपए का उधारी है, तो इसका मतलब ज्यादा उधारी में कौन हुआ, ये वाला है ना। तो ये एक ही बाई चांस हमने इसको क्या दे दिया, 100 रुपया दे दिया, और इस 3 वाले को भी कितना दे दिया, 100 रुपया दे दिया। ठीक है, तो इसको कितना उधार चुकाना है, अपना 1 रुपया उधार चुकाना है, तो 99 बचे इसके बाद, इसको 3 चुकाना है तो इसका मतलब 97 बचे इसके बाद। तो प्रॉफिट वाला कौन सा ज्यादा वाला है, ये वाला है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस वाला जो होता है, जितना हम माइनस में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे पूछा जाए कि -1 बड़ा हुआ या फिर -3, तो जो छोटी डिजिट उसमें हमको लगेगी, जैसे -1 क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू हमको कम लगेगी वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है इसमें परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में हम जिनको डिनोट करेंगे। ठीक हो गया, जहां P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 ये जो Q होगा ये 0 नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन है। ठीक है, अब देखो ऐसे हम किसको ले सकते हैं कि Q में 0 ना होने का मतलब क्या हुआ, पहले तो उस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, इसको अगर हम क्या करते हैं 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से डिवाइड करने पर इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि देखो जैसे हम 4 को 2 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 2 टाइम, 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि वो कैसे आया, 2 2 जब हो गया 4, यानी कि 4 2 से डिवाइड हो सकता है। अब देखो 0 को अगर हम 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 1 का करेंगे वो 0 ही आ जाएगा, 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 0 ही। तो हर टाइप से अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब एक जो है 0 की तुलना में क्या है, कितना है, बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे ये 4 है, 4, इसका मतलब यही तो हुआ कि 4 2 से कितना ज्यादा है, 4 2 का 2 गुना है। अब ये 1 0 का कितना गुणा होगा, क्या हमको पता है, ना तो हम 1 गुणा होगा लिख सकते हैं, ना 2 गुणा होगा, ना 3 गुणा होगा, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। इसका मतलब 1 0 से क्या है, बहुत अधिक बड़ा है। तो 1 बड़ा है तो बाकी और नंबर भी क्या होंगे, बहुत अधिक बड़े होंगे। तो तब यहाँ पर वो क्या लिखा है, इसको हमने इनफाइनाइट लिखा है। इनफाइनाइट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। 2 से 4 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमको पता है कि 2 आना है करके, 6 को 3 से डिवाइड कर रहे तो 2 आएगा, या 6 को 2 से कर रहे तो 3 आएगा, ये पता है हमको। लेकिन 0 से कर रहे हैं तो हमको पता ही नहीं है ना कितना आएगा, क्योंकि 0 को गुणा 1 के साथ करेंगे तो वो 0 ही आना है। ठीक है, 0 की टेबल 2 बार करेंगे तो 0 ही, 3 बार करेंगे 0 ही, तो वो तो उसके बाद तो 0 के अलावा तो 0 की टेबल में कोई नंबर ही नहीं मिलते हैं। 2 की टेबल अगर हम निकालेंगे तो उसमें अलग अलग नंबर आएंगे, लेकिन 0 की टेबल में क्या होगा, 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर ही नहीं आएगा। तो हम उसको, इसका मतलब क्या है, वो डिफाइंड हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये क्या आता है, 0 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट अगर वो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम बता ही नहीं पाएंगे कि परिमेय है अपरिमेय है करके, है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट आ गया, अपरिभाषित आ गया वो चीज।
तो इसलिए कहा कि क्यू में जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात, तो तब हम बता पाएंगे कि परिमेय है या नहीं है। ठीक है, और क्या होना चाहिएगा, ऐसे नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ गया इसमें, पी अपॉन क्यू वाले 1/2, 4/3, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, 5/4, 6/2, ये इस प्रकार से बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं। यानी कि सारे, जैसे हमने लिख लिया नेचुरल नंबर का, सारा जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्योंकि जैसे एक है, एक को तुम p/q के रूप में लिख सकते हो, कैसे, इसके नीचे एक मान लो, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। दो है, दो को p/q के रूप में लिख सकते हो, 2/1। तीन है, तीन को लिख सकते हो 3/1। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, रियल नंबर आ गए। ठीक हो गया। अब सारे के सारे होल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, रियल रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जीरो को छोड़ करके बाकी सब तो नेचुरल नंबर हो गए होल नंबर में, तो इसका मतलब क्या हो गया है, 1 2 3 ये सब तो होंगे। अब जीरो को चेक करते हैं कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे ही आगे की ओर लिख सकते हैं। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, 0, इसका आंसर भी कितना आएगा, 0, इसका आंसर भी कितना है, 0। क्या कोई चेंज नहीं किया हमने, नहीं किया ना, हम इसके अपॉन में। अब जैसे एक है, अगर इस एक को हमने 1/1 लिखा तो सही है, 1/2 लिख दिया तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0.5, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे 2/2 लिखना पड़ेगा अगर एक ही लाना है तो। लेकिन जीरो के लिए ऐसा नहीं है, जीरो के लिए हमें 0/1, 0/2, 0/3 ये सब लिख सकते हैं। अब देखो क्या ये परिमेय संख्या की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलो मैंने जीरो को लिख दिया p/q के रूप में। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक वगैरह है, तो देखो ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो जीरो भी तो एक पूर्णांक होता है, उदासीन पूर्णांक, और 8 क्या है यहाँ पर को पूर्णांक आ ही रहा है ना। तो दोनों के दोनों पूर्णांक, और q में जीरो नहीं होना चाहिए था, p 0 हो सकता है इसका मतलब, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो q में हमने किसी में भी 0 नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक हो गया। अब दूसरे तरीके से जो इसकी डेफिनेशन कही है, दूसरे तरीके से डेफिनेशन क्या है कि जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो शांत मतलब क्या हो गया, देखो जैसे हमने ले लिया इसमें 1/5, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 0.2। ठीक है, तो क्या इससे आगे कोई नंबर मिल रहा है हमको, नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा ये क्या होगा, शांत है, यानी कि जो आगे की ओर बढ़ता हुआ नहीं जाएगा मतलब। ठीक है, अब जैसे कोई दूसरा ले लेते हैं, 11/5 ले लिया हमने। ठीक है, तो ये 2.2 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। कई कई नंबर ऐसे भी होंगे कि 3-4 अंक बाद शांत होंगे वो। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब क्या हो गया कि अशांत और आवर्ती क्या होता है। ठीक है, अशांत और आवर्ती क्या होता है करके, ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब अशांत और आवर्ती मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। मतलब ये हो गया अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको, और आवर्ती मतलब रिकरिंग। ठीक है, तो इस टाइप का नंबर क्या होगा, जैसे 1 को हमने 3 से डिवाइड करना है, चलो 10 को मान लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 3.333 ये आते रहेगा, क्योंकि भाग खत्म ही नहीं होगा ना। 10 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 आ गया, बचा कितना 1, और यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, फिर 3 3 9, फिर 1 आया, फिर 0 आ जाएगा, 3 3 9, तो वो 3 3 आते रहेगा कि नहीं आगे को। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब इस टाइप का जो भाग आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, इसको बोलते हैं अशांत और आवर्ती। आवर्ती मतलब वही नंबर क्या आएगा, बार बार रिपीट होगा। आई बात समझ में, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। और किसी में ऐसा भी आ सकता है 0.1456, फिर 1456, फिर 1456, तो ऐसे नंबर को भी क्या बोलते हैं हम, अशांत और आवर्ती बोलेंगे, क्योंकि 1456 के बाद फिर अगला फिर से क्या आ रहा है, 1456 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, अशांत और आवर्ती कहलाएगा उस टाइप का नंबर। ठीक है, तो ये हो गए परिमेय संख्याएं। अगला है इसमें अपरिमेय संख्याएं।
इरेशनल नंबर, इसको हमने आई से डिनोट कर लिया, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। यानी कि देखो इसमें कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जहां p और q पूर्णांक ना हो, ऐसा नहीं समझना है। पूर्णांक तो वो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन p बट्टे q के रूप में, p बट्टे q के कैसे रूप में नहीं लिख सकते, जिसमें p और q पूर्णांक होते हैं, इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक होगा तो हम इजिली उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसमें लिखा है √2 √3, ठीक है। अब जैसे √2 है, हमने कहा कि मैं इसको p बट्टे q के रूप में लिख सकता हूँ करके, तो इसको p बट्टे q के रूप में तो लिख दिया मैंने, √2/1 p बट्टे q के रूप में आ गया। लेकिन क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? p बट्टे q के रूप में किस रूप में नहीं लिख सकते, जिसमें p और q पूर्णांक हो। तो देखो एक तो चलो पूर्णांक है, लेकिन √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है, इसकी जो वैल्यू आती है कितने से 1.4143 ऐसे आते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो क्या ये पूर्णांक आया हमारे पास? नहीं आया ना। और ये q वाला पूर्णांक आया, तो इसका मतलब p नहीं आया, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ये, है ना। p और q पूर्णांक हो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, और p बट्टे q के किस रूप में नहीं लिख सकते, जिसमें p और q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0। चलो हमने अपॉन में q में 0 नहीं लिया, लेकिन क्या p और q पूर्णांक आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अगर पूर्णांक ही आ जाते तो वो अपरिमेय क्या होती? परिमेय हो जाती हो, ठीक है। तो ये पूर्णांक नहीं आ रहा है, क्योंकि √2 की वैल्यू ऐसे आते हैं 1.4143 ऐसे आते रहती है। ऐसे ही √3 भी अपर में है, √5 भी अपर में है, ये भी अपर में है। देखो कैसे, इसमें हमने क्या लिख लिया 1.4143। अब अगला नंबर कुछ अलग आते रहेगा, है ना। 41 फिर आ रहा 43 फिर 2 लिख लिया, फिर ऐसे कुछ अलग नंबर आते रह रहे। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यानी जिनका ये देखो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आ रहा है? अशांत आ रहा है। एक तो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, अशांत मतलब आगे की ओर आते रहना। अब परिमेय में क्या होता है? आवर्ती आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? अनावर्ती आ रहा है, यानी कि अलग अलग नंबर हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 2 यहाँ पर को आ रहा है फिर आगे भी 2 आ गया, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। सब के सब नंबर क्या है इसमें? अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर आवर्ती इसको नहीं बोला जाता। आवर्ती मतलब जैसे 7 3 2 5 4 आया है, तो फिर उसके बाद 7 3 2 5 4 ऐसे अगर नंबर आ रहा तो उसको आवर्ती बोला जाता है, ठीक है। तो ये आ गया अपरिमेय संख्या। अब इसकी एक परिभाषा क्या लिखी है? सभी करणीय संख्याएं। करणीय मतलब जो वर्गमूल वाले होते हैं, जिनमें रूट लगा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। सिर्फ किसको छोड़ करके? पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ करके। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिनका वर्गमूल क्या होता है? पूर्ण संख्या आता है। जैसे वर्गमूल 4 हो गया, 4 का आंसर कितना आता है? 2। तो 2 को तो हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, 2 बट्टे, तो ये अपरिमेय नहीं है। वर्गमूल 9 हो गया, ये भी अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आता है 3, ठीक है। तो 3 को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे, वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर वही नंबर होंगे जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा और अनावर्ती होगा। एक इस टाइप से भी है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर होंगे, और पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। वैसे तो पाई का मान हम लेते कितना है? 22/7 लेते हैं, है ना। तो वो तो अपनी सुविधा के लिए ले रखा हमने, लेकिन पाई का भी जो मान आता है वो 3.14 में ही खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है? आगे की ओर उसकी वैल्यू आते रहती है कुछ ना कुछ। वो तो दशमलव के 2 अंक तक का हमने वैसे फिक्स मान रखा है उसको, ठीक है। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है इसमें। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये वाले जो नंबर है, ठीक है। ये समझने के लिए था कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर होंगे ये क्या होंगे? पूर्ण वर्ग जो जिनका आ रहा है वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। फिर आता है इसमें वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं अब आता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह तो
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें परमेय और अपरमेय सब आएंगी। तो वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल में हम परमेय संख्याओं का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अपरमेय संख्याओं का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखो सबसे इसका मतलब क्या है, रियल नंबर आता है। ठीक है, रियल नंबर के अंडर में क्या आती है, अपरमेय और परमेय दोनों आती हैं। और परमेय के अंडर में क्या आया था, पूर्णांक आए थे। और पूर्णांकों के भी अंडर में कौन सी संख्याएं आई थी, होल नंबर आए थे, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं के भी अंडर में क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो अगर हमको वास्तविक संख्याएं समझनी है तो इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए, पहले प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या, तब जाकर के क्या समझ में आता है उसमें वास्तविक संख्या। अगला है इसमें सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होता है, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी बार विभाजित होते हैं। ठीक है, दो से खाली विभाजित होती है नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दो से जो कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि जिन संख्याओं में दो का भाग पूरी बार चला जाता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि जो दो के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे, वही क्या होंगे, सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूरी बार विभाजित नहीं होती है। तो 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5। अब देखो 2 से इसमें भाग तो दे सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा, यानी कि भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हमको नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे 3 में भाग दे रहे हैं तो 1.5 आएगा, 5 में देंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो संख्याएं होगी ये क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। ठीक है, इतना पॉज करके उतार लो इसको। अगला टॉपिक है इसमें भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनमें एक का भी भाग जाता है और खुद का भी भाग जाता है, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। अब दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले लिया, 4। तो 4 देखो किस किस से विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित होता है, ठीक है, और एक खुद से हो रहा है, और उसके अलावा किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। ठीक है, अब बाई चांस अगर हम 2 को लें तो 2 क्या हो रहा है, केवल 1 से हो रहा है और खुद से ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये भाज्य नहीं है। भाज्य संख्या इसका मतलब कितने से शुरू हुई, 4 से शुरू होंगी। ठीक है, फिर 6 है, 6 1 से विभाजित हो रहा है, खुद से विभाजित हो रहा है, और 2 और 3 से। तो देखो गुणनखंड कितने आ गए उसके, 4 आ गए। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि जिनमें एक का भाग जाएगा, संख्या 1 का भाग जाएगा और खुद का भाग जाएगा, बस हो गया। तो ऐसी संख्या क्या है, 2 है, 3 है, जिसमें 2 है तो 2 में 1 का जा रहा है और खुद का, यानी 2 का ही जा रहा है। 3 है तो 3 में 1 का जा रहा है और खुद का भाग जा रहा है। ऐसे 13 है तो 13 में 1 का जा रहा है और खुद का। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसके अगर गुणनखंड के हिसाब से डेफिनेशन देंगे तो क्या डेफिनेशन हो सकती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो 2 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 और 2 स्वयं है। 3 है तो 3 का क्या होगा, 1 और 3, तो ये इसके गुणनखंड आ गए। केवल 2 गुणनखंड हो रहा है, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। ठीक है, फिर है इसमें नोट में कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। देखो एक ना तो भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना ही अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए एक को ना तो भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य माना गया है। अब देखो भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो ऐसा गुण नहीं है इसमें। और अभाज्य के लिए एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो देखो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड होता है ना। अभाज्य के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। ठीक है, भाज्य के लिए 2 से अधिक होने चाहिए, लेकिन एक का गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा और वो खुद होगा। तो ना तो ये भाज्य की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना ही अभाज्य की। ठीक है, तो इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। और 2 क्या होता है, देखो एक सम अभाज्य संख्या है। देखो 2 सम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या भी। अगर क्वेश्चन आए कि एक सम अभाज्य संख्या का एग्जांपल दो, तो वो संख्या कौन सी होगी, 2।
अगला है इसमें सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं के युग्म जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब सहअभाज्य में ऐसा नहीं समझना है कि हमको दोनों के दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या लेनी है या फिर दो में से एक संख्या अभाज्य लेनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों भाज्य भी हो सकती है उसमें, लेकिन हमको संख्याओं का युग्म लेना है और युग्म भी ऐसा लेना है कि उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखो दोनों के दोनों हम अभाज्य भी ले सकते हैं इसमें 2,3, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं 3,4, एक भाज्य और एक अभाज्य भी ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी ले सकते हैं 8 और 9। दोनों के दोनों क्या है? भाज्य संख्या है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? गुणनखंड एक ही तो आ रहा है ना कॉमन, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो कॉमन क्या है? एक ही तो आ रहा है। बाकी इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है ना, तो कॉमन क्या है? एक आ रहा है। इन दोनों में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक। इन दोनों में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? एक आ रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो इस चीज को ज्ञात कैसे करना है? इन दोनों के गुणनखंड निकालो। 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2, 3 है तो 1 गुणा 3, तो कॉमन क्या आया? एक ही तो आ रहा है। तो एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है, तो उन संख्याओं के युग्म को हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर को? सह अभाज्य संख्या के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य या एक संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कॉमन फैक्टर जो आना चाहिए वो एक आना चाहिए, चाहे वो युग्म किसका हो? भाज्य संख्याओं का हो, चाहे वो युग्म किसका हो? अभाज्य संख्याओं का हो, या फिर एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का हो। तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि सहअभाज्य का है तो इसका मतलब दोनों के दोनों अभाज्य हो, ऐसा जरूरी नहीं। दोनों के दोनों अभाज्य होंगे तो तब भी वो सहअभाज्य हो सकते हैं, दोनों के दोनों भाज्य होंगे तो तब भी सहअभाज्य हो सकते हैं, और जब एक भाज्य हो एक अभाज्य हो उस कंडीशन पे भी वो सह अभाज्य संख्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज हमें किसके लिए याद रखनी है? परिमेय संख्याओं में भी P तथा Q सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या मतलब जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/3, तो ये P हो गया और ये क्या हो गया? Q। तो ये P और Q क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। देखो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आ रहा है, एक के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या, यानी कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसमें अगर हम ये ले लें 8/4, ये भी तो क्या है? परिमेय संख्या ही है ना, लेकिन इसके अगर गुणनखंड देखे जाए तो क्या होंगे? 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसमें 1 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ तो एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए, ये दोनों उभयनिष्ठ आ गए, तो इस हिसाब से तो फिर ये गलत होगी फिर परिभाषा, है ना। तो देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? 2/1 बन गया है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/1। तो इसका मतलब अब देखो, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? एक ही तो आ रहा है इस कंडीशन पे, है ना।
तो इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। यानी कि परिमेय संख्याओं में जो p और q है वो सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक हो गया, ये चीज ध्यान में रखना। चाहे वो इस रूप की भी होंगी तो इसको हम सॉल्व करके क्या बनाएंगे, सहअभाज्य संख्या ही होगी वो चीज। ठीक हो गया, तो नोट क्या है कि परिमेय संख्याओं में भी p और जो q होती है ये क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। ये बात ध्यान में रखना क्योंकि आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें यूज होगी ये चीज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।